हेलो क्लास 8। ये आपके क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फिश। मछली खाने के क्या फ़ायदे हैं, मतलब जो फ़िश ईट करते हैं आप तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। वी गेट कोल्ड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। मछली से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है जिसमें विटामिन डी की मात्रा क्या होती है, भरपूर मात्रा में मिलता है। तो फिश हमारा बेनिफिशियल क्यों है टप करना, क्योंकि इसके अंदर हमारा कॉड लिवर ऑयल होता है, फिश से मिलता है जो कि हमारा विटामिन डी को लेकर बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू फर्टिलाइज़र हेल्प फार्मर्स। उर्वरक किसानों की किस प्रकार मदद करते हैं। आपको पता है कि जब भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जाती है उसमें हमारा थर्ड स्टेप आता है क्या, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स क्या हेल्प करते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर्स के उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों को की बेहतर उपज प्राप्त करने में मदद मिलती है। यानी कि जितनी भी हमारी क्रॉप्स वगैरह है उनकी एक गुड वैरायटी, गुड क्रॉप जो है उसकी बेटर ईल्ड हमें क्या होती है, प्रोवाइड होती है। किससे, फर्टिलाइजर से। ये हमारे यहाँ ना केमिकली होता है और ये हमारे यहाँ ना फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, इनका प्रोडक्शन होता है। बट इसमें ना आप आगे पढ़ेंगे कि इसके है ना हमें इतने बेनिफिट नहीं होते जितने हमारे को क्या होते हैं, हार्म होते हैं, क्योंकि ये केमिकली फर्टिलाइजर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाए जाते हैं। तो इसका ज़्यादा यूज़ करने से ना जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बेकार हो जाती है, क्रॉप्स बेकार हो जाती है, ज़्यादा न्यूट्रिटिव नहीं होती है, जल्दी उसको क्या करने के लिए, मतलब जल्दी उसको बिल्कुल कम्प्लीटली जल्दी ग्रो करने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर्स है ना उसके लिए हार्मफुल रहता है। तो ये आप आगे पढ़ेंगे, आपके लिए इतना बहुत है। हाउ डू फर्टिलाइजर्स हेल्प फार्मर, किस तरीके से हेल्प करता है। तो ये क्या है, हमारे हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स के लिए और फास्ट प्रोडक्शंस के लिए। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ आर क्रॉप्स कैटेगराइज्ड इन इंडिया। भारत में फसलों को किस प्रकार से वर्गीकृत यानी कि बांटा गया है। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। जो हमारे इंडिया है, इंडियन सिस्टम में जो क्या कहते हैं, क्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रबी और एक खरीफ। खरीफ हमारी है ना रेनी क्रॉप होती है जो रेनी सीजन में सोन की जाती है, और जो रबी होती है हमारी वो कौन सी होती है, हमारी विंटर क्रॉप होती है। आप आगे बढ़ेंगे इसके बारे में कि रबी हमारी विंटर क्रॉप है, खरीफ हमारी क्या है, खरीफ को हम बोलते हैं रेनी क्रॉप। जो खरीफ है वो सोन की जाती है, उगाया जाता है उसके बीजों को जून टू सितंबर के बीच में, और जबकि जो हमारी रबी क्रॉप होती है उसको हम अक्टूबर टू मार्च में सोन करते हैं। तो इनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब सोन किया जाता है, कौन सी विंटर क्रॉप है, कौन सी रेनी क्रॉप है। तो मेनली आपको पता चलना चाहिए कि भारत के अंदर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं क्रॉप्स को, एक हमारा रबी क्रॉप, एक हमारा खरीफ क्रॉप। आगे ब्रॉडली इसको बाद में पढ़ेंगे। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज हार्वेस्टिंग डन इन इंडिया। भारत में कटाई कैसे की जाती है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिक्कल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में कटाई या तो हाथ से, ये दराती देखा आपने, गाँव में दराती यूज़ करती है फीमेल्स, इस तरीके से होती है, यहाँ से नुकीली होती है, इस तरीके से होती है, यहाँ पे वुड का लगा होता है या फिर आयरन का, इस तरीके से हार्वेस्ट करती है, या फिर हमारा हार्वेस्टर मशीन होती है उससे की जाती है कटाई। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ अ विनोइंग। विनोइंग क्या है। आफ्टर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग होने के बाद, मडाई होने के बाद, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शैफ, शैफ से अलग किए जाते हैं, भूसे से उसको अलग करा जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की मदद से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। मडाई के बाद यानी कि थ्रेशिंग होने के बाद हवा की सहायता से अनाज को भूसे से अलग कर लिया, मतलब थ्रेशिंग के थ्रू शेफ से क्या कर लिया, अलग कर लिया।
इसी प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। यानी कि फटकते हैं ना, आपने घरों में देखा होगा किस तरीके से हमारे घर में गेहूँ आते हैं। जो हमारी माताएं हैं वो क्या करती है, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस ऐसे एक इस तरीके से कहते हैं छान, उसको छन्नी, और उससे क्या करते हैं वो फटकते हैं, जिससे क्या होता है हवा अलग चली, मतलब जो भूसा है वो अलग हो जाता है और जो हमें कम्प्लीटली प्योर थिंग प्रोवाइड हो जाती है। क्लियर। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए व्हाट इज़ विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, थ्रेशिंग के बाद जब ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम शेफ विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की मदद से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग यानी कि फटकना कहा जाता है। फटकना हुआ आपने देखा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट सम फेस्टिवल दैट आर एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन। फसल कटाई के मौसम से जुड़े कुछ त्योहारों की सूची बनाइए। हमारा है ना, हम इंडिया में रहते हैं, तो फेस्टिवल जो हमारे हार्वेस्टिंग से है वो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जो आप हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए हैं, लिंक है। तो स्पेशल हमारे कुछ फेस्टिवल है जो लिंक है हार्वेस्टिंग से। किससे, तो कौन कौन से है वो, पोंगल है, बैसाखी है, होली, दिवाली और नब्या, बिहू, लोहड़ी एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे फेस्टिवल्स है। फसल के मौसम से जुड़े विशेष त्यौहार है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू और लोहड़ी एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। फसल का चक्र क्या होता है। देखो, क्रॉप रोटेशन इज ए मेथड है रेप्लेनिश करना सॉइल को। अब हम परमानेंटली क्या करते रहेंगे, क्रॉप में लैंड पर क्रॉप्स को ग्रो करवाते रहेंगे, तो क्रॉप की जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिटिविटी क्या होती जाएगी, वो तो कम होती चली जाएगी ना। तो क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है। इसमें रेप्लेनिशिंग होती है सॉइल की विद न्यूट्रिएंट बाय ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप अल्टरनेटिवली। फसल चक्रण में विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाया जाता है, जिससे मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिटिव तत्व हैं उसे भरा रहे की एक विधि है, पोषक तत्वों में भरने की एक विधि है। यानी कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिटिव रहे और रोटेशन में क्या चलता रहा, हमारा क्रॉप का रोटेशन सही चलता रहे, जिससे रैप सॉइल क्या होती रहे, रेप्लेनिश होती रहे। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। वाई शुड एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट बी अवॉइडेड। पौधों को अत्यधिक पानी देने से क्या क्यों बचना चाहिए। Excessive supply of water to plant should be avoided because roots get damaged and the plants die. पौधों को अत्यधिक पानी देने से बचना चाहिए क्योंकि इससे जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी कम देना चाहिए प्लांट्स में, क्योंकि इससे क्या होता है, रूट्स डैमेज हो जाती है और वो क्या हो जाती है, मर जाती है। ज़्यादा हाई अमाउंट में पानी देने से वो नीचे से ना गलनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। वाई सम सीड्स फ्लूट ऑन वाटर। कुछ बीज पानी पर क्यों तैरते हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लूट ऑन वाटर। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं इसलिए हल्के हो जाते हैं, इसलिए वे पानी में तैरते हैं। मैंने लास्ट आपको बताया था, जब मैंने लास्ट क्वेश्चन बताए थे कि आप गुड सीड को और बैड सीड को कैसे पता लगाएंगे। बीकर्स में पानी डालेंगे, जो आपको नीचे बैठे दिखेंगे सारे के सारे जो सीड्स हैं वो तो गुड सीड्स होते हैं, और जो ऊपर आ जाते हैं तो वो बैड सीड होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त इसलिए होता है क्योंकि उनका क्या होता है, बहुत हल्के होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं आता है इतना, इसलिए वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। क्लियर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सीड अच्छे या नहीं है। डैमेज सीड फ्लूट करने लगेंगे और जबकि जो हमारे गुड सीड है वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई डज फार्मर रोटेट क्रॉप्स इन द फील्ड। किसान खेत में फसल चक्र क्यों अपनाता है, मतलब क्रॉप रोटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फार्मर रोटेट crops in the field because crop rotation help in replenishment of the soil nutrient. किसान खेत में फसलों का चक्रीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि फसल चक्रीकरण से मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति में मदद मिलती है। जो हमारे न्यूट्रिटिव है वो सही अमाउंट में आ जाते हैं, यानी कि उसको रेप्लेनिश हो जाती है हमारी जो सॉइल है। इस वजह से वो क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं। तो किसान खेत में फसलों का चक्रीकरण इसलिए करते हैं
देखिए फसल चक्रीकरण से मिट्टी की पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, पूर्ति होने में मदद मिलती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन? सिंचाई करने के विभिन्न स्रोत क्या क्या? आपको पता है इरिगेशन क्या आता है, वाटर सप्लाई करनी होती है क्रॉप्स के अंदर, तो उसकी क्या क्या स्रोत है? हमारे अलग अलग सोर्स हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, यानी कि हमारे कुएँ हैं, नलकूप है, पॉन्ड्स है, तालाब है, लेक्स है, झीलें हैं, रिवर, नदियाँ, डैम्स, बांध और कैनाल्स यानी कि नहरें। तो ये सारे इरिगेशन के क्या है, पार्ट्स है, सोर्सेज है इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। तो सिंचाई के स्रोत है हमारे कुएँ, नलकूप, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध और नहरें। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्प्रे वीडिसाइड? खरपतवार नाशकों का छिड़काव करने का सही समय क्या है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, वीडिंग, वीडिसाइड्स, जो हमने 2,4-D पढ़ा था वीडिसाइड्स। तो कब छिड़काव करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए इनको? द वीडिसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। खरपतवार नाशकों का छिड़काव खरपतवारों के वनस्पतिक विकास के दौरान फूल आने और बीज बनने से पहले किया जाना चाहिए। यानी कि जब हमारा क्या है, फूल आए और बीज बने, उससे पहले क्या करना चाहिए, वीडिसाइड स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे वो आगे आने वाली फसल को क्या ना करे, डैमेज ना करे। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज थ्रेशिंग कैरिड आउट? थ्रेशिंग कैसे की जाती है? थ्रेशिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। थ्रेशिंग का कार्य कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है, विच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स, जो वास्तव में एक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर होता है। तो थ्रेशिंग हमारी किस तरीके से की जाती है, शेफ से अलग करना भूसे वगैरह को, वो कंबाइन मशीन या फिर हार्वेस्टर या थ्रेशर की मदद से की जाती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर इन क्रॉप फील्ड? फसल के खेतों में खाद का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? मतलब जो खाद का हम यूज़ करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जो द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की बनावट के साथ साथ एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, साथ साथ उसके जल धारण क्षमता भी बेहतर हो जाती है, यानी कि गुड हो जाती है कैपेसिटी। इट रेप्लेनिश द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यह मिट्टी को सभी पोषक तत्वों से भर देता है। तो जो हमारा अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो वो सॉइल के टेक्सचर को अच्छा बनाता है, यानी कि मिट्टी की बनावट को अच्छा बनाता है। साथ के साथ पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी, उसको पानी को क्या करने की, स्टोर करना, उसको धारण करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है और रेप्लेनिश कर देता है सारे के सारे सॉइल को, रेप्लेनिश द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। यह मिट्टी के सभी पोषक तत्वों को क्या कर देता है, पोषक तत्वों से मिट्टी को भर देता है। तो मैन्योर हमारे है ना ज़्यादा अच्छे होते हैं, किससे, फर्टिलाइज़र से। लेकिन इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, बट ये क्या होता है, स्लो होते हैं। स्लो की वजह से क्या होता है, इनका जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है। फर्टिलाइज़र एकदम डायरेक्टली अफेक्ट करता है, बट आगे क्या होता है, फर्टिलाइज़र जल्दी अफेक्ट कर देते हैं क्रॉप्स पे, बट आगे क्या होता है इनका, अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ कर ले तो वो क्रॉप्स को बेकार कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, हमारी हेल्थ पे भी इसके अफेक्ट पड़ते हैं। तो मैन्योर का स्लो प्रोसेस होता है, बट ये बेनिफिशियल भी होता है। आगे आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे मैन्योर फर्टिलाइजर्स के। अभी के लिए इतना ही, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 15। इन अ समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर वाई? गर्मियों में पानी देने की आवृत्ति अधिक अधिक क्यों होती है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमें पानी ज़्यादा देना चाहिए? In summer, the frequency of watering is higher due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves. गर्मियों में मिट्टी और पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी देने की आवृत्ति अधिक हो जाती है। लेकिन वाटर जो है, ट्रांसपिरेशन हमारा बहुत, यानी कि पानी बहुत जल्दी इवापोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन हमारा लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है प्लांट्स के अंदर से, लीव्स के अंदर से, इसलिए क्या होता है, वाटर देने की फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। क्लियर।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली? मिट्टी को ढीला करने से जड़ों को आसानी से सांस लेने की अनुमति क्यों मिलती है? देखो, लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। मिट्टी अगर ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, जिससे क्या होता है, जड़ों को आसानी से सांस लेने में मदद मिलती है। बिकॉज एयर फिल अप द स्पेस, क्योंकि हवा मिट्टी के कणों के बीच की जगह पर भर जाती है। सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड एयरी सॉइल टू द रूट्स, और जड़ों को हवादार मिट्टी प्रदान करती है। तो हमारे को जो हमारी सॉइल है उसको लूज़ करना बेनिफिशियल इसलिए रहता है कि वो इजीली क्या कर सकती है, ब्रीथ कर सके, एयर फिलअप हो जाए सॉइल के अंदर, और रूट जो है हमारे इजीली क्या कर सके, एयर प्रोवाइड, मतलब उनको एयर टेक कर सके। क्लियर? तो लूजनिंग ऑफ अ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, रूट जो है वो इजीली ब्रीथ कर सके सॉइल के अंदर। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ आर ग्रेन्स स्टोर्ड इन गोडाउन? गोदामों में अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, बड़े गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज के भंडारण के लिए स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। उन्हें कीटों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए विशिष्ट रासायनिक उपचार की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब्स। तो जब भी हम क्या करते हैं, गोडाउन वगैरह में हाई अमाउंट में, हाई क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं गोडाउन्स के अंदर, तो हमें केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हम सेव कर पाते हैं, प्रोटेक्ट करवाते हैं इनको पेस्ट से, कीड़े मकोड़े या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18। इज इट गुड प्रैक्टिस टू बर्न द स्टब्स लेफ्ट इन द फील्ड? गिव रीज़न। क्या खेत में बची हुई ठूठों को जला देना अच्छी प्रथा है? कारण बताइए। आपने देखा होगा ना, जो खेत में बच जाता है पार्ट, ठूठ वगैरह जिसे कहते हैं, स्टब्स कहते हैं, उनको जला दिया जाता है। नो, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू बर्न द स्टब्स लेफ्ट इन द फील्ड। नहीं, खेत में बची हुई पराली को जलाना अच्छी बात नहीं है। बिकॉज इट कॉज पॉल्यूशन, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। इट में आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स, और आग लगने से खेत की में खड़ी फसल को भी नुकसान हो सकता है। क्रॉप लाइंग इन द फील्ड डैमेज कर सकती है क्रॉप्स को, और पॉल्यूशन। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। हाउ वीड्स आर रिमूव्ड मैनुअली? खरपतवार को हाथ से कैसे हटाया जाता है? द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। मैनुअल हटाने में समय समय पर ज़मीन के करीब से खरपतवारों को उखाड़कर या काटकर भौतिक रूप से हटाना शामिल है, या खुरपी की मदद से किया जाता है। तो uprooting और cutting them close to the ground from time to time, this is done with the help of खुरपी। तो मैनुअल रिमूव कैसे किया जाता है वीड्स को? खुरपी की हेल्प से। वीड्स जो होती है अनवांटेड क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के आगे पीछे हो जाती है, तो उनको किससे हटाया जाता है? खुरपी जो होती है इंस्ट्रूमेंट, उससे हटाया जाता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर? उर्वरकों के उपयोग के हानिकारक प्रभाव क्या क्या है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, उर्वरकों के उपयोग के हानिकारक प्रभाव। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग से मिट्टी कम उपजाऊ हो गई है। मतलब अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, मैंने आपको लास्ट में बताया था, फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। अगर हम हाई अमाउंट में, एक्सेसिव में उनका यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्रॉप्स को क्या कर देंगे, सॉइल को क्या कर देंगे, लेस फर्टाइल, जो मिट्टी है उसको कम उपजाऊ कर देंगे। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और उर्वरकों की वजह से जल प्रदूषण का स्रोत भी बन जाता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? कृषि पद्धति से आप क्या समझते हैं? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसलों की खेती, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। फसलों की खेती में किसानों द्वारा एक निश्चित समयावधि में की जाने वाली
कई गतिविधियाँ शामिल होती है। इन गतिविधियों या कार्यों को कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। तो अंडरटेकन बाय फार्मर, फार्मर क्या करता है, बहुत इस टाइम पीरियड में एक्टिविटीज़ करता है, टास्क करता है, जो रेफर किया जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हमारा क्या था, प्रिपरेशन की जाती है सॉइल की। उसके बाद क्या होता है, उसको सॉइल को प्रिपेयर करके उसको लेवलिंग में लाके, टिलिंग करके, प्लफिंग करके, आप पढ़ेंगे ना, क्रम्स वगैरह होते हैं, उसको लेवल में लाया जाता है। लेवलर के बाद फिर क्या किया जाता है, उसकी सोविंग की जाती है, उसको में बीज वगैरह डाले जाते हैं। सोविंग करने के बाद उसके अंदर क्या होता है, मैन्योर को डाला जाएगा, फर्टिलाइज़र्स डाले जाएंगे। देन थर्ड फोर्थ नंबर पे क्या आएगा आपका, उसका इरिगेशन होगा। इरिगेशन करने के बाद पानी की देने के बाद क्या होगा, उसको अगर हमारे पास वीड्स वगैरह है को हटाएंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, स्टोरेशन करेंगे। तो ये आपकी है ना, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, आगे के क्वेश्चन में ब्रीफली है ये। तो अभी आपको बताना चाहिए क्या क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी होती क्या है, जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना फसलों को उगाने के लिए, जो जो कार्य किए जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि कृषि पद्धति। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन क्या है। एनिमल रेयर्ड एट होम और इन अ फार्म्स, घरों या खेतों में पाले जाने वाले पशुओं को उचित भोजन, हैव टू प्रोवाइडेड विद अ प्रॉपर फूड, उचित भोजन देना, शेल्टर आश्रय देना, एंड अ केयर, और उनकी देखभाल करने की व्यवस्था। वैन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब एक बड़े पैमाने पर किया जाता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। तो जितने भी हमारे एनिमल्स वगैरह हैं उनको होम प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर देना, उनकी केयर करनी एक बड़े पैमाने पर जब होता है उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ओके। तो अभी आपका लास्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।